हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी पिछली क्लासेस में हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, उसके बाद हम लोग ने बेसिक न्यूमेरिकल लगाए थे, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग ने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे और आज की क्लास में हम लोग बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्री मेंस सबसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। और तैयारी करते रहिए, तैयारी ना छोड़िए, एग्जाम होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। घर में जो अभी पढ़ लेगा उसके लिए एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये इस समय तैयारी करने का समय आप लोग को मिला है, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अ नंबर 20 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स दैट आर इन एपी, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड आर इन रेशियो 2:3, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक नंबर 20 है, उसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है और वो सब एपी में है, जो नंबर है वो सब एपी में है, ठीक है। कह रहा है पहले और चौथे का जो उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट मतलब गुणनफल और दूसरे और तीसरे का जो गुणनफल है उसका अनुपात 2:3 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। आज के बाद से पहली बात ये सुन लीजिए कि कभी भी आपको अगर एपी में 4 नंबर मानने हैं, एपी में 4 नंबर मानने, तो एपी में जो 4 नंबर मानेंगे वो क्या मानेंगे, a-3d, a-d, a+d और a+3d। क्लियर है सबको, ठीक है। एपी में कभी भी 4 नंबर मानने हैं तो ये बात ध्यान रखें, इससे चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो पहला नंबर है a-3d होगा, अगला नंबर a-d होगा, अगला a+d होगा, अगला a+3d होगा, ठीक है। कह रहा है कि इन चारों का जो योगफल है वो 20 के बराबर है, क्योंकि 20 को 4 टुकड़ों में बांटा जाता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इन चारों का जो योगफल होगा वो 20 होगा, ठीक है। अगर मैं इन चारों को जोड़ूं तो 3d से 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। अगर जोड़ूंगा तो क्या होगा, 4a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है पहले और चौथे का गुणनफल, पहले और चौथे मतलब इसका और इसका जो गुणनफल है मतलब प्रोडक्ट, मतलब a-2, तो a की जगह मैं 5 रख सकता हूँ, ठीक है। तो 5 - 3d और 5 + 3d का जो प्रोडक्ट है, उसके अलावा 5 - d और 5 + d का जो प्रोडक्ट है उसका अनुपात 2:3 है, 2:3 है। क्लियर है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि अब मैं आगे की बात करता हूँ तो यहाँ पे a + b × a - b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अगर लगाऊंगा तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 - 9d² डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 - d², a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b² इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 × 75 - 9 × 27 d² इज इक्वल टू 25 × 50 - 2d², ठीक। 50 में से 25 गया, 75 में से 50 गया, कितना बचा, 25, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, 75 में से 50 गया, कितना बचा, 25 इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 25d², तो d² की वैल्यू जो आ चुकी है वो आ चुकी है 1, ठीक है। d² 1 आ गया तो d बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर d बराबर 1 आ गया है तो हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर बताना है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 5 + 3d होगा, ठीक है। अगर सबसे बड़ा नंबर 5 + 3d होगा तो 5 + 3d का मतलब हो गया 5 + 3 × d की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आ गया, 8। बात समझ में आ रही है, कुछ मैंने किया नहीं, बस यहाँ पे लाके यहाँ पे इसको मिटा दिया था, क्योंकि नंबर हमने क्या माने थे, a-3d, a-d, a+d और a+, ठीक है, a+3d। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो 5 + 3d होगा। अगर 5 + 3d हो गया, d की वैल्यू 1 आ गई। वैसे तो +-1 आएगी, लेकिन हम +1 लेंगे, -1 नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एपी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे रखा तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है, तो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था, कल का जो पहला क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही था, आज फिर करा दे रहा हूँ। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8 अप टू 100 टर्म्स। श्रृंखला 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8 के
100 बतों तक का योगफल क्या होगा ना, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे सीरीज है हमारी 1 -6 + 2 -7 + 3 -8 प्लस इसी तरह कितने टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको सीरीज पहले अलग है, कल जैसे मैंने पहला जो क्वेश्चन कराया था उसमें 50-50 की अलग अलग सीरीज की थी, तो यहाँ पे भी सीरीज आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। अगर सीरीज अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक 1 2 3 की सीरीज बन रही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + 2 + 3 और अप टू कितने टर्म्स, 50 टर्म्स, ठीक। माइनस कॉमन ले लिया मैंने और यहाँ पे एक सीरीज बन रही 6 7 8 की, तो 6 + 7 + 8 और कितने टर्म्स, अप टू 50 टर्म्स। मतलब पहली सीरीज में 50 टर्म हो गए, अगली सीरीज में भी 50 टर्म हो गए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मुझे एपी के सम का फॉर्मूला लगाना है, तो एपी के सम का फॉर्मूला तो सभी को पता है, एस बराबर क्या होता है, एस इज इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही तो होता है, पहली क्लास में बताया गया था, याद आ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे सम निकालना है तो सम निकालने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 50, तो 50/2 n/2 2 इंटू ए कितना है, 1 है, प्लस n-1 50 में से 1 गया 49, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का है, ठीक। माइनस यहाँ पे देखिए करेंगे तो इसमें इस वाली सीरीज में भी टर्म कितने हैं, 50 है, तो 50/2 n/2 2 इंटू ए कितना है, 6 है, प्लस 49, कॉमन डिफरेंस यहाँ भी कितने का है, 1 का है। आपको पता होना चाहिए कि 50/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25, 50/2 कितना हो जाएगा, 25 हो गया। यहाँ पे 49 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 51, माइनस 50/2 25 और 49 में 12 ऐड करेंगे, 49 में 12 ऐड करेंगे, 49 50 51 और 61 61 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तैस इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 25 कॉमन ले लिया तो 51 - 61, 51 - 61, 51 - 61 होगा -10, तो आंसर क्या आ गया, -250। तो इस सीरीज का जो सम होगा वो कितना होगा, -250 होगा। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आसानी है। मैंने कुछ किया नहीं कि बस मैंने क्या किया, जो सीरीज थी पहले अलग अलग कर ली, 1 2 3 अप टू 50 टर्म अलग कर लिए, 6 7 8 अप टू 50 टर्म अलग कर लिए। उसके बाद यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला लगा दिया, n/2 2a + n-1 इंटू डी, यहाँ पे लगा दिया, माइनस कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं लेकिन थोड़ा सा आप लोग के लिए नया क्वेश्चन होगा ये। कह रहा है, अ मैन रिसीव्स ₹60 फॉर द फर्स्ट वीक एंड 3 more each week देन द प्रीसीडिंग वीक, हाउ मच डज ही अर्न बाय द 20th वीक। एक आदमी को पहले सप्ताह के लिए 60 रुपये, पिछले सप्ताह की तुलना में प्रत्येक सप्ताह में 3 रुपये अधिक मिलते हैं, वह 20वें सप्ताह तक कितना कमाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वीक में उस बंदे को फर्स्ट वीक में जो मिल रहा है वो 60 रुपीज़ मिल रहा है, और जो अगले सप्ताह मिल रहा है वो पिछले से 3 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब गारंटी है सेकेंड वीक में उसको कितना मिलेगा, 60 में 3 ऐड कर दीजिए 63। ठीक है, और इसी तरह अगले सप्ताह में 66, अगले सप्ताह में ना 69। ठीक है, 3 ऐड होता जाएगा। इसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक सीरीज बन रही है, और जो सीरीज बन रही है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है। क्लियर है, जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस, क्योंकि पहला टर्म 60 है, अगला टर्म 63 है, तो कॉमन डिफरेंस 3 का है। ठीक, और उस सीरीज में देखिए 20वें हफ्ते तक जाना है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 20 होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा काम बन गया, बस सम निकालना। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाए n/2 मतलब 20/2 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 60, प्लस n-1 20 में से 1 गया 19, कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का है। क्लियर है, तो यहाँ 10/2 हो गया, 20/2 हो गया 10, और 60 दूना 120 और 19 त्रिक 57, तो 120 में 57 अगर ऐड करेंगे तो आएगा 177, और 177 इंटू 10 हो गया 1770। इसका मतलब इसका जो सम आ गया वो कितना आ गया 1770 रुपये आ गया। ठीक है, इसका मतलब 20वें सप्ताह में उसको 1770 रुपये मिलेंगे।
बात समझ में आ रही? कुछ किया नहीं मैंने, पहले सप्ताह में 60 रुपये क्वेश्चन में कह ही रहा था और अगले सप्ताह 3 बढ़ता जाता था, अगले सप्ताह 63। इसका मतलब एक सीरीज बनेगी 60, 63, 66, 69, 72 ऐसे सीरीज बनेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब उस सीरीज का पहला टर्म 60 है, अगला टर्म 63, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस पक्का 3 का होगा। 20वें सप्ताह तक जाना, नंबर ऑफ टर्म 20, s बराबर n/2, 2a + n - 1 इंटू डी लगा दिया, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से कह रहा है, द सम ऑफ 5 नंबर इन AP इज 30 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 220, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टर्म। AP में 5 नंबरों का योग 30 है, उनके वर्गों का योगफल 220 है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तीसरा टर्म होगा, ये आपसे कह रहा है। क्लियर है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो AP में कभी भी 5 टर्म मानने, तो आपको क्या मानना है? a - 2d, a - d, a + d और a + 2d। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे मैंने अभी 4 टर्म मानने के लिए कहा था, तो 4 टर्म हमने क्या माने थे? a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। इसी तरह AP में 5 टर्म क्या मानने? a - 2d, a - d, a + d और a + 2d। क्लियर है? करें इन पांचों का योगफल 30 है। अगर इन पांचों का योगफल 30 है तो 2d से 2d कट जाएगा जोड़ते समय, d से d कट जाएगा, ये a 5 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5a। 5a इज इक्वल टू 30, 30, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। क्लियर है? ठीक है, अब देखें, चाहें तो हम इस क्वेश्चन का आंसर यही दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा, क्योंकि तीसरा टर्म ही तो निकालना है। तो तीसरा टर्म क्या है? आंसर 6 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे आगे के टर्म भी पूछता, आपसे चौथा टर्म पूछ लेता, आपसे 5वां टर्म पूछ लेता, तब आपको आगे भी करना पड़ता। ठीक है, कह रहे हैं उनके वर्गों का योग 220 है। आइए ये भी देख लेते हैं। अगर वर्गों का योग 220 है तो इनके वर्गों का योग a - 2d का स्क्वायर, a - d का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a + d का स्क्वायर और a + 2d का स्क्वायर, इनका जो योग है वो कितना है? 220 है। क्लियर है? ठीक है, आगे कह रहा है, अब अगर मैं इनका a - b का होल स्क्वायर लगाता हूँ तो क्या होगा? a² + 4d² - 4ad, a² + d² - 2ad, यहाँ पे a² ही रहेगा, यहाँ पे a² + d² + 2ad, यहाँ पे a² + 4d² + 4ad इज इक्वल टू 220। क्लियर है? यहाँ पे जो कट रहा काट लिया, 4ad से 4ad कट गया, 2ad से 2ad कट गया, a 5 बार है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5a², d² 10 बार है तो 10d² आएगा, इज इक्वल टू 220। क्लियर है? अब यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? a² + 2d², 5 से डिवाइड कर देते, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 इधर आए, 5 चौक 20। ठीक है, a² + 2d² = 44 आ गया। आप देखिए a की वैल्यू यहाँ कितनी है? 6 है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36, 36 + 2d² इज इक्वल टू 44, तो 2d² इज इक्वल टू 44 - 36, 88। तो यहाँ पे d² की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है? 4। तो d की वैल्यू क्या आ गई है? +2 और -2, लेकिन हम लेंगे क्या? +2 लेंगे। d की वैल्यू क्या लेंगे? +2 लेंगे। तो आपने देखा a की वैल्यू 6 आ गई और d की वैल्यू क्या आ गई? +2। ठीक है, अब आपसे कह रहा है, अब आप यहाँ पे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पहला टर्म निकालना हो तो यहाँ 6 रख देते। ठीक है, 6 - 4 2 हो जाता। दूसरा निकालना होता तो यहाँ पे 6 - 2 4 हो जाता। तीसरा निकालना होता तो 6 ही हो जाता, और हमसे तीसरा पूछा भी गया है, तो आंसर इस क्वेश्चन क्या क्या आएगा? T3 इज इक्वल टू 6। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 6। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कठिन नहीं था, आसानी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 6th and 15th टर्म ऑफ एन AP is equal to the sum of 7th, 10th and 12th term of the same AP, which term of the series should necessarily be equal to 0। किसी AP का 6वीं और 15वीं का योग एक ही AP के 7वीं, 10वीं और 12वीं के योग के बराबर है। श्रृंखला का कौन सा पद आवश्यक रूप से 0 के बराबर होना चाहिए? ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ।
डायरेक्ट पहले बता देता हूँ, फिर करके दिखा दूंगा। क्लियर है? पहले क्या करिए, 6 में 15 जोड़ लीजिए। 6 में 15 जोड़ा कितना आ गया बेटा? 21 आया। फिर 7 में 10 और 12 को भी जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 29। क्लियर है? 29 में से 21 को घटा लीजिए, कितना आ गया? 8। इसका मतलब गारंटी है कि इसका जो 8th टर्म होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इसको करने का एक डायरेक्ट तरीका है, ये इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका है। मैंने कुछ किया नहीं, छठे और पांचवें टर्म का सम कह रहा था, 6 और 15 को जोड़ लिया, 21 आ गया। 7वें 10वें 12वें टर्म का सम कह रहा था, इसको जोड़ लिया, 29 घटा लिया, आंसर क्या आ गया? 8। इसका मतलब 8th टर्म इसका गारंटी 0 होगा। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा करके दिखाइए, अगर कुछ लोग कह रहे हैं पूरा करके दिखाइए, तो आइए पूरा करके देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 6th टर्म और 15वें टर्म का सम, मतलब T6 प्लस T15 इज इक्वल टू T7 प्लस T10 प्लस T12, ये कह रहा है आपसे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे T6 की बात करें तो हमने कहा था फॉर्मूला क्या होता है Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 1 कम हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, a प्लस 5d। यहाँ क्या होगा? a प्लस 14d। यहाँ क्या होगा? a प्लस 6d। यहाँ क्या होगा? a प्लस 9d। यहाँ क्या होगा? a प्लस 11d। बात समझे? जो चीज़ें कट रही काट लेते हैं। ये a कटा ना, 14 में 5 जोड़िए या छोड़िए, उधर ही ले चलते हैं सबको। a प्लस यहाँ पे 11 9 20 और 20 6 26, 26d 26d, और इधर आएगा 14 5 19। ठीक है, 19d। तो यहाँ बराबर 0। तो यहाँ क्या होगा? a प्लस 7d, a प्लस 7d बराबर 0। अब आप खुद सोचिए a प्लस 7d कब आ सकता है, जबकि ये क्या होगा? T8 होगा। भाई T8 ही तो होगा a प्लस 7d पे, भाई a प्लस n माइनस 1d। इसका मतलब इसका कौन सा टर्म? 0, 8 टर्म। अगर बेसिक से करें तो बेसिक से करने का ये तरीका है। क्लियर है सबको? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ द 16 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ द सेम एपी, व्हाट इज द सम ऑफ द 13 टर्म ऑफ दैट एपी। ये क्वेश्चन भी हम लोग ने कल किया था, कल का रिपीटेड क्वेश्चन है। वहां पे एक डिजिट अलग थी, यहाँ पे बस अलग हो गई है। ठीक है। कह रहा है एपी के 16 टर्म का योग एक ही एपी के 14 टर्म के योग के बराबर है, उस एपी के 30 टर्म का योग क्या होगा? ठीक है। मैंने कहा कि 16 टर्म का जो सम है वो 14 टर्म के सम के बराबर है, S16 बराबर S14। अगर मैं इसमें से 4 टर्म इधर ले आऊँ तो 16 जो बन जाएगा 20 बन जाएगा। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा। हम कहें 10 और लेते हैं तो क्या होगा? ये 30 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 0। और किसी भी टर्म का जो 0 पदों का योगफल होता है वो तो 0 होगा ना। इसका मतलब जो S30 होगा वही S0 होगा। इसका मतलब S30 का सम क्या होगा? 0 होगा। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह के 16 14 जोड़ने पे 30 आ रहे, इसका मतलब जो इसका 30वें टर्म का योग होगा वो गारंटी 0 होगा। कल बताया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग देख भी लीजिएगा कल वाली वीडियो में, उसको मैंने फिर पूरा करके दिखाया था। ठीक है, आज मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है इफ द, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। कह रहा है if the mth term of an AP is 1/n, nth term is 1/m, find the sum of the mn term। ठीक है, कह रहा है यदि AP का mth टर्म 1/m है और nth टर्म 1/n है तो mn टर्म्स का योग क्या होगा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पहली लाइन में कह रहा है mth टर्म का योग, मतलब Tn बराबर कह रहा है 1/n है। ठीक है, कह रहा है Tn बराबर क्या है? 1/m है। ठीक है, तो कह रहा है mn टर्म का योग क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अगर मैं इस n को इधर लेता जाऊं, ठीक है, अगर मैं इस n को इधर लेता जाऊं तो बताइए क्या होगा? Tmn बराबर 1 होगा। और यहाँ पे भी देखिए अगर मैं इस m को इधर लेता जाऊं, अगर इस n को इधर लेता जाऊं तो Tmn बराबर भी 1 होगा। यहाँ पे m को ले जाऊं तब भी Tmn बराबर क्या होगा? 1। मतलब दोनों ही कंडीशन में, यहाँ n को चाहे इधर ले आए चाहे m को इधर ले आए, दोनों ही कंडीशन में Tmn की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसका मतलब अगर दोनों कंडीशन में Tmn की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ये हर क्वेश्चन में अप्लीकेबल होगा। अगर इस तरह की कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये हर क्वेश्चन में अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n को इधर ले आए तो Tmn बराबर 1, m को इधर ले आए तो Tmn बराबर 1, तो Tmn बराबर 1 हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन हर क्वेश्चन में अप्लीकेबल होगा अगर कभी भी इस तरह की कंडीशन कहीं पे बनती है। ठीक है,
अब अगली बात भी देखिए, अगर मान लीजिए मैं m को नीचे लेता हूँ, अगर m को नीचे लेता हूँ तो यहाँ T1 होगा ना, T1 बराबर क्या होगा 1/mn होगा, नहीं होगा। मैंने क्या किया, m को इधर लेते हैं और यहाँ पे वही काम किया, अगर n को इधर लेता हूँ तो यहाँ T1 होगा, T1 बराबर 1/mn। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे m को इधर लाने पे 1/mn आ रहा है और यहाँ पे भी n को इधर लाने पे 1/mn। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन से सेम चीज़ आ रही है, इसका मतलब ये कंडीशन भी हर एक जगह अप्लीकेबल होगी। क्लियर है? तो Tmn बराबर 1 हो गया, T1 बराबर 1/mn हो गया। कह रहा है mn टर्म का योग क्या होगा, mn टर्म का योग क्या होगा। अब हमें mn टर्म का योग बताना है। आपको पता है फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला पता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि आपको ये फर्स्ट टर्म है, जो T1 है वो फर्स्ट टर्म है और जो Tmn है वो लास्ट टर्म है, क्योंकि mn टर्म की अगर कोई सीरीज बनी इसका मतलब उसका लास्ट टर्म तो mn ही होगा ना। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है और सम का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में n/2 a + l होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने mn है, ठीक है। तो mn/2 फर्स्ट टर्म कितना है 1/mn है, लास्ट टर्म कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे mn/2 तो है ही है, एलसीएम ले लीजिए क्या होगा mn + 1/mn, mn से mn कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया mn + 1/2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ रही है? यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं होती इसलिए आप कर नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो पता चल गई है। आज के बाद से ये देख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी Tm बराबर इस तरह से दिया और Tn बराबर इस तरह से दिया तो m को इधर ले आए तो T1 बराबर 1/mn हो गया, यहाँ भी Tn बराबर 1/mn हो गया, तो T1 के लिए 1/mn कंडीशन क्लियर। T1 के लिए 1/mn के अलावा कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे m को इधर ले आए तो Tn बराबर 1/mn हो गया, यहाँ भी Tn बराबर 1/mn, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई। क्लियर है? ठीक है। और हमें mn पदों के योगफल बताना, फॉर्मूला होता है n/2 a + l, पहली क्लास में बताया था, ठीक है। वही फॉर्मूले का यूज़ कर लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 30 टर्म। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है द सम ऑफ 32 consecutive नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ द 32 नंबर्स। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 32 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का कम से कम संभव योग क्या होगा, ठीक है। अब 32 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। 32 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, इसका मतलब सबसे पहले मैं 32 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सम लिख लेता हूँ। संख्याएं कितनी 32 है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है n/2, वही फॉर्मूला यही तो होता है मेरे भाई, n/2 2a + n-1 × d, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। n/2 2a + n-, तो ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म 32, तो 32/2 2a + n-1, 32 में से गया 31, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब गारंटी सब में एक एक का डिफरेंस होगा। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन से शुरू करते हैं ना, इसका मतलब सबके भी डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 1 का आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो 32/2 हो गया 16 और 2a + 31, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं जो 32 टर्म का ये जो सम आया है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है ना, पूर्ण वर्ग। तो आप देखिए 16 तो चलिए पूर्ण वर्ग होता है किसका, 4 का होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन ये अब इसको हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कम से कम बनाना है, कम से कम, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ 31 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए 31 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 36 होता है। 31 से बड़ा परफेक्ट, क्योंकि इस पूरे को मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो 31 से बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो 36 होता है। लेकिन अगर 36 हमें लाना है, इसका मतलब 31 और यहाँ 5 होना चाहिए, इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ 2.5 होनी चाहिए, 2.5। लेकिन a की वैल्यू अगर मैं 2.5 लेता हूँ तो आपको पता है कि 2.5 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ये 2.5 भाई नेचुरल नंबर कहाँ पे है, 2.5 इसका मतलब नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर 2.5 हम नहीं ले सकते, इसका मतलब अब हमें अगली बात सोचनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर 31 से बड़ा अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 होता है, तो 36 से अगला कौन होता है, 49 होता है, ठीक है। अगर 49 होता है इसका मतलब ये 31 तो ही है, और 49 तक पहुंचने के लिए कितने की ज़रूरत है, 16 की, नहीं 49 तक पहुंचना है ना, तो 49 में से देखिए 31 घटा लीजिए, तो 9 में से 11 और 18 की ज़रूरत है। इसका मतलब एक वैल्यू पक्का क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, ठीक है। एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9। और देख लीजिए 9 क्या हमारा नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 31
भाई पहले हमने देखा 31 से बड़ा नेचुरल नंबर होता है 36, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 और, लेकिन 36 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ 2.5 आ रहा था। अब 36 से अगला परफेक्ट है क्योंकि हमें कम से कम ही बताना है। 36 से अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, क्योंकि इस सम को परफेक्ट स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो 36 से अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 49 होता है। अगर 49 होता है इसका मतलब यहाँ पे मुझे 31 में क्या जोड़ूं कि 49 आ जाए, तो 31 में 18 जोड़े तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 होगा, ए की वैल्यू क्या होगी 9, तभी तो 9 दूना 18 होगा ना। तो गारंटी की इस क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 9 आ गई। इसका मतलब इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म आ गया वो 9 आ गया, क्लियर है। अगर इस सीरीज का फर्स्ट टर्म आ गया इसका मतलब वही सबसे छोटा टर्म भी होगा, वही सबसे क्या होगा छोटा टर्म भी होगा। और इस सीरीज में है 32 टर्म, इस सीरीज में है 32 टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो लास्ट टर्म होगा, जो लास्ट टर्म होगा वही सबसे बड़ा टर्म होगा, ठीक है। तो इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है, क्योंकि सीरीज में पूरे 32 टर्म है, 32 में से पहला टर्म तो निकला है और सब में एक एक का डिफरेंस है। अगर सब में एक एक का डिफरेंस है इसका मतलब जो इस सीरीज का लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा 31, कितना होगा 40 होगा, सॉरी कितना होगा 40, ठीक है। कैसे होगा अब सुनिए, यहाँ पे 9 है, 9 में एक एक जोड़ते रहिए, तो 9 में एक एक 31 बार जोड़ेंगे, तो 9 में 31 जोड़ेंगे तो 40 ही तो होगा ना, बात समझ में आई। क्योंकि 9 के बाद जो अगला नंबर होगा वो 10 होगा, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो 32 में से पहला टर्म तो हमें मिल ही गया है 9, ठीक है। इसका मतलब 31 टर्म और लेने, इसका मतलब जो अब 32वां टर्म होगा वो पहले टर्म से 31 ज़्यादा, क्योंकि सब में एक एक का डिफरेंस है, तो 9 में 31 जोड़ा कितना आ गया 40। इसका मतलब इसका पहला टर्म 9 है, लास्ट टर्म सबसे बड़ा टर्म 40 है, और इन दोनों का जो सम आ गया वो कितना आ गया 49। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 49। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन एक बार अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 30 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म and the second term of the same progression is 116. Find the 7th term of the progression if its 5th term is known to be exactly divisible by 14, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है AP के पहले 3 पदों का योग 30 है, पहले पद और दूसरे पद के वर्गों का योग 116 है। AP का 7वां पद क्या होगा यदि 5वां पद 14 से डिविजिबल है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब AP के पहले 3 पद, कभी भी AP में 3 पद मानने हैं तो क्या मानने, A माइनस डी ए प्लस डी। देखिए आज मैंने सब कुछ बता दिया। जो 30 है, अगर 3 टर्म मानने AP में तो A माइनस डी ए प्लस डी मानना होता है, ठीक है। 4 टर्म मानने तो क्या मानने हैं, A माइनस 3D, A माइनस डी ए प्लस डी और A प्लस 3D। अगर 5 टर्म मानने तो क्या मानने, A माइनस 2D, A माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2D, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ 3 टर्म मानने तो क्या होगा A माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। और कह रहा है इन तीनों पदों का योग क्या है 30। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो D से D कट गया तो 3A बराबर 30 आ गया, तो A बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है पहले और दूसरे पदों के वर्गों का योग 116, मतलब पहले का और दूसरे का, इसका मतलब इन दोनों का, ठीक है। अगर मैं A के लिए यहाँ 10 रख लूँ तो क्या होगा, पहला पद हो गया 10 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे A की वैल्यू 10 ही आएगी, ठीक है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 116, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, या छोड़िए 10 माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 था, 116 में 100 गया 16 आ गया, ठीक है। तो 10 माइनस डी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 आएगा, ठीक है। अगर मैं डी की वैल्यू एक बार यहाँ पे प्लस 4 ले लूँ, अगर यहाँ प्लस 4 ले लूँ तो डी बराबर क्या आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, ठीक है। अगर एक बार माइनस 4 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू 14 आ जाएगी। बात समझ में आई भाई। एक बार डी की वैल्यू मान लीजिए मैं प्लस 4 ले लूँ, अगर प्लस 4 ले लूँ तो 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, और एक बार मान लीजिए मैं माइनस 4 ले लूँ तो 10 4 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डी की 2 वैल्यू आ गई, 6 आ गई 14 आ गई, ठीक है। लेकिन होगी एक ही वैल्यू। अब देखिए कौन सी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इस सीरीज का जो 5वां पद है, अगर मैं इस सीरीज का 5वां पद निकालूं T5, ठीक है। तो T5 निकालूं तो फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका फर्स्ट टर्म तो A माइनस डी है, ठीक है। A माइनस डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 मतलब 5 में से 1 गया 4, और कॉमन डिफरेंस तो D का ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा A प्लस 3D। तो इस सीरीज का जो 5वां टर्म होगा वो A प्लस 3D होगा। जरा अब यहाँ A और D की वैल्यू सेटिस्फाई करके देखते हैं। यहाँ A की वैल्यू 10 रख ली, ठीक है, और D की वैल्यू मान लीजिए मैंने 6 रख ली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू 10 रख लूँ 10, ठीक है, और यहाँ पे D की वैल्यू 6 3 18,
क्लियर है। तो 18 10 कितना हो गया 28। आप देखिए 28 जो है 14 से कटता है, क्लियर है। तो इसका मतलब डी की वैल्यू 6 हो सकती है। लेकिन आइए 14 को भी मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू 10 रख ली और यहाँ 14, 14 त्रिक 42 और 42 10 52, और 52 तो 14 से कहाँ कटता है, इसका मतलब डी की वैल्यू 14 नहीं होगी, डी की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। क्लियर है, बात समझ में आई, डी की वैल्यू क्या आ गई 6। अब देखिए हम ये केवल आपको डी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी गई थी। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा डी की वैल्यू हो गई 6 और हमें कौन सा टर्म निकालना, 7 टर्म निकालना। अगर मुझे 7 टर्म निकालना है तो 7 टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म है a माइनस डी प्लस n माइनस 1, 7 में से 1 गया 6, कॉमन डिफरेंस तो d है, तो इसका जो 7 टर्म होगा वो क्या होगा a प्लस 5d होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर 7 टर्म a प्लस 5d होगा तो a की वैल्यू है 10 और यहाँ पे d की वैल्यू 6 लेंगे तो 6 पंचे 30, तो आंसर क्या आ गया 40। तो इसका जो 7 टर्म होगा वो क्या होगा 40 होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, आ रहा है सबको, क्वेश्चन कठिन नहीं था। 3 टर्म माने a माइनस डी, a प्लस डी, 3a बराबर 30 और इसके अलावा यहाँ पे इन दोनों को 10 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 10 इसका बराबर 116 हो गया। तो यहाँ पे इस भेजे तो 10 माइनस डी, एक बार प्लस 4 ले लिया तो 6 आ गया, एक बार 14 आ गया। पांचवा टर्म निकाल के मैंने चीज़ें सेटिस्फाई कराई कि डी की वैल्यू 6 होगी 14 होगी, क्योंकि ये पांचवें टर्म से ही मालूम होगा। तो यहाँ पे हमने देखा डी की वैल्यू 6 होगी और उसके बाद 7 टर्म निकाल के सॉल्व कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, कल ही वाला ये क्वेश्चन है। कल भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था आपको और आज फिर मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने ले आया हूँ, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन में कह रहा है इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n terms of two different AP is equal to 7n plus 1 upon 4n plus 27, find the ratio of n terms of those two AP। यदि दो अलग अलग AP के प्रथम n पदों का योग का अनुपात 7n plus 1 और अपॉन 4n plus 27 है तो उन दो AP के 11वें पद का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो अलग अलग AP हैं तो इनका मान लो ये पहला, मान लो ये पहली AP है और ये दूसरी AP का जो सम का रेशियो है वो कितना है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ये है रेशियो। ठीक है, तो अगर इसका पहला, अगर मैं पहली एपी का सम निकालूँ तो क्या होगा n/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म दोनों में सेम है, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 और यहाँ क्या होगा n/2 2a2, क्योंकि सीरीज दोनों अलग अलग हैं, n माइनस 1 इंटू d2, ये होगा कि नहीं होगा। और यहाँ क्या होगा 7n प्लस 1 बेटा और अपॉन 4n प्लस 27, n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब देखिए दिमाग लगाना है, कल वाला फिर दिमाग लगाते हैं। ठीक है, कल मैं यहाँ देखिए 11वें पद का अनुपात बताना है ना। अगर 11वें पद का अनुपात बताना है इसका मतलब पक्का यहाँ पे देखिए पहली बात तो 2 है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ 11 यहाँ पे आएगा ना। ठीक है, अब 11वें पद का अनुपात बताना है, इसका मतलब यहाँ पे पक्का n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे समथिंग, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पक्का जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी n माइनस 1 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पूरे की वैल्यू 20 मानूंगा, बेटा आप ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पूरे की वैल्यू 20 मानूंगा तभी 2 कॉमन लूंगा। अगर 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे a प्लस 10d1 आएगा और जब 11वां पद है तो यहाँ पे जो भी आएगा वो एक कम आएगा ना, तो यहाँ 10d1 आएगा। इसका मतलब अगर n माइनस 1 की वैल्यू 20 हो गई तो गारंटी n की वैल्यू क्या होगी 21 होगी, नहीं होगी। अगर n की वैल्यू 21 हो गई तो बस यहाँ 21 रख लीजिए। अगर 21 रखेंगे तो क्या होगा 7 गुणे 21 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 21 प्लस 27, तो 21 सते 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 प्लस 1 148 और 21 चौक 84, 84 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा 84 में 10 जोड़िए 94, 104, 104 में 7 जोड़ेंगे तो 104 में 7 जोड़ेंगे 111 ना, तो आंसर क्या आएगा 148/11। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 111 आ गया भाई, क्योंकि 21 सतह 147 होता है और यहाँ एक जोड़ा 148 और 21 चौक 84, 84 में 27 जोड़ेंगे, 84 में 7 जोड़िए तो 91, 91 में 10 जोड़िए तो
101 101 में 10 जोड़िए तो 111, तो 138 बटे 11 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए दिमाग में कैसे लगाता हूँ, दिमाग कैसे लगाता हूँ यहाँ पे आप देखिए भाई 11वां है, इसका मतलब इस ये पूरी वैल्यू इसके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 2 भी, अगर 2 ना होता तब तो मैं सीधे यहाँ 10 रख लेता ना, 2 की वजह से यहाँ मुझे दूना रखना पड़ रहा है। इसका मतलब इस पूरे जगह आना चाहिए 10, लेकिन 10 नहीं आएगा, क्या आएगा 20 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है। अगर 20 आएगा, बस यहाँ से दिमाग लगा कर, यहाँ 11वां टर्म है, अगर 11वां इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू 10 आनी चाहिए, अगर 10 आनी चाहिए, लेकिन 10 तो आएगी नहीं क्योंकि यहाँ 2 है। अगर A1 होता तो केवल 10 आता, क्योंकि यहाँ 2A1 है, इसका मतलब क्या आएगा दुगना आएगा, तभी तो कॉमन लेके यहाँ बाहर निकलेगा, तभी तो 10 यहाँ हो पाएगा ना। तो यहाँ पे 20 आ गया, तो n-1 के लिए 20, 10 के लिए 21, और यहाँ पे 21 रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? तो आज की वीडियो में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, कल से जीपी शुरू कर देंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, यही मैक्सिमम लेवल है किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे आपका व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बैंक का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर आपने ये तीनों वीडियो अच्छे से देख ली हैं तो कोई भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, और थैंक यू सो मच। ओके।